ओके, तो यहाँ से u इज कांस्टेंट। अब अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका रियल पार्ट कांस्टेंट है तो फंक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। सो एफ जेड इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक बताओ। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे कि जैसे अगर यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो भी हमारे पास जो इमेज था फंक्शन का, जैसे इमेज जो था हमारे फंक्शन का, अभी तो ठीक है ये सब। अगर मान लो कि हमारे पास फंक्शन जो है उसका इमेज एक लाइन पे आ गया था, ठीक है, तो फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शन की इमेज जो है वो एक लाइन पे आ गया, तो फंक्शन को हमने क्लेम कर दिया कि फंक्शन एफ जेड जो है इज एनालिटिक, इज एनालिटिक, एनालिटिक है ऑन डोमेन डी, ऑन डोमेन डी। ये सब तुमने प्रूव किया और तुमको लॉजिक के लिए कैसे यूज करोगे वो देखो। ये फंक्शन एनालिटिक है ऑन डोमेन डी पे। पहला बात कह रहे हैं कि अगर इसका इमेज यू एक्स प्लस बी वी इज इक्वल टू सी है, इसका मतलब जो है कि इमेज ऑफ फंक्शन एफ लाइज ऑन लाइन। ठीक है, मतलब इमेज, इमेजनरी नहीं कह रहा हूँ, इमेजनरी पार्ट नहीं कह रहा हूँ, इमेज ऑफ एफ, फंक्शन का जो इमेज है वो लाइज कर रहा है, लाइज ऑन अ लाइन। ठीक है, कोई भी लाइन पर अगर लाई कर जाए, कोई भी लाइन पे लाई कर जाए तो हम क्लेम कर देंगे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्लेम कर देंगे फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, कोई सर्कल पे आ जाए लाइक यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी या इक्वल टू 1। कोई सर्कल पे आ जाए, मतलब कुछ ऐसे आ जाए, तो भी हम कहेंगे क्या कि ये फंक्शन क्या है, लाइक सर्कल पे आएगा तो सेम आ जाएगा। अगर ये हमने इलिप्स का लिख दिया है, चलो सर्कल का ही लिख लेते हैं पहले, आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, या फिर ऐसा कुछ आ गया u माइनस ए का स्क्वायर प्लस v माइनस बी का स्क्वायर एंड देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो मतलब इमेज कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पे। इमेज ऑफ एफ कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन अ सर्कल। तो भी हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एफ जेड इज कांस्टेंट। फंक्शन को हमने एनालिटिक मान लिया डोमेन डी पे। थर्ड चीज, अगर ये ए स्क्वायर यू स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर ये फंक्शन एलिप्स पे लाई कर रहा है, मतलब इमेज ऑफ एफ लाई ऑन, लाइज ऑन एलिप्स, तो भी फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एफ जेड इज कांस्टेंट, एफ जेड इज कांस्टेंट, एफ जेड इज कांस्टेंट। फोर्थ, अगर ये पैराबोला पे लाई करेगा, अगर ये पैराबोला पे लाई करेगा तो इमेज ऑफ एफ जो है लाइज ऑन पैराबोला, हाइपरबोला ना। तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। इवन मान लो किसी भी कर्व पे फंक्शन अगर एनालिटिक है, किसी भी कर्व पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है ना कि u और v क्या है हमारे पास, इमेज ही तो है ना, रियल और इमेजनरी पार्ट। तो ये एक लाइन हो गया ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये एक तरह से। ठीक है, और अगर इसी तरीके से अगर कह दोगे कि कोई भी अगर हमारा इमेज जो है वो किसी भी कर्व पे लाई कर रहे हैं, इमेज लाइज ऑन अ कर्व। देखो कर्व अलग चीज होता है ना, कर्व कुछ ऐसे कुछ डायग्राम होना चाहिए, लाइक ऐसा कुछ होना चाहिए, उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो इमेज लाइज ऑन कर्व, ऑन अ कर्व, तो हम कहेंगे फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर गिवन है कि फंक्शन हमारे पास एनालिटिक गिवन है, तब फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि हम कब फंक्शन को कांस्टेंट क्लेम कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा
उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखो क्या है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, अगर एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड अगर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है ऑन डोमेन डी, ठीक है, डोमेन डी हमारे पास क्या हो गया, ओपन एंड कनेक्टेड, ठीक है, तो कोई भी बाउंडेड सेट पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का इमेज क्या होगा, रेंज, रेंज कहते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, कि अगर फंक्शन हमारा, हाँ, कर्व का मतलब हो गया बस बाउंड्री पे, हाँ सही है, बाउंड्री पे सर्कल पे लाई कर रहा है या फिर हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो मतलब इस पे ही लाई करेगा हमारा फंक्शन, फंक्शन की इमेज जो है वो इसी पे लाई करेगी, है ना, किसी डोमेन के अंदर, ऐसा कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, या लाइन पे लाई कर रही है, तो सारी की सारी इमेज जो है वो लाइन पे लाई कर रही है, उस डोमेन के अंदर के जो भी पॉइंट्स उठाओगे वो सारा वहाँ पे मैप हो जाएगा। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है ऑन अ बॉन्डेड डोमेन डी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑन अ बॉन्डेड डोमेन डी, बॉन्डेड डोमेन डी, अगर फंक्शन बॉन्डेड डोमेन डी पे एनालिटिक है तो फंक्शन भी क्या होगा, बॉन्डेड होगा, देन एफ जेड इज ऑल्सो बॉन्डेड फंक्शन, ऑल्सो बॉन्डेड, बॉन्डेड, सॉरी रेंज कह ले, रेंज कह लेते हैं, इमेज ऑफ एफ जेड, इमेज ऑफ एफ जेड या रेंज ऑफ एफ जेड जो कह लो, इज ऑल्सो बॉन्डेड, ठीक है, ये भी क्या होगा, बॉन्डेड होगा। फंक्शन देखो एनालिटिक फंक्शन है और बॉन्डेड डोमेन पे ये क्या है, किसी डोमेन पे क्या है, ये बॉन्डेड है। अब देखो क्या है, इसको अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, कोई एक डी डोमेन ले लिया हमने, बॉन्डेड डोमेन ले लिया, कोई एक बॉन्डेड डोमेन ले लिया, ओके, तो ये बाउंडेड डोमेन हो गया एक तरह से हमारे पास, ठीक है, तो कुछ डोमेन लिया है बाउंडेड टाइप का, ये कुछ डी है हमारे पास और ये बाउंडेड है, तो क्या होगा कि हमारा ऐसे डिफाइन हो सकता है डी, डी यूनियन, ऐसे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, डी क्लोजर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी क्लोजर हो जाएगा हमारे पास डी यूनियन एंड डेल्टा डी, ठीक है, डी क्लोजर हो जाएगा। अब अगर हम कोई सीक्वेंस उठाएं, कोई सीक्वेंस उठाएं जेड एन, तो ये सीक्वेंस कहाँ पे से उठा रहे हैं, डी से उठा रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस हम कहाँ से उठा रहे हैं, डी से उठा रहे हैं, तो अगर सीक्वेंस डी से उठा रहे हैं, ये कोई जेड एन का सीक्वेंस है और ये हम डी से उठा रहे हैं और डी हमारे पास बाउंडेड है, तो ये पक्का कन्वर्ज करेगा किसी जेड पे, डी, और जेड कहाँ से होना चाहिए, जेड होना चाहिए डी क्लोजर से, यहाँ तक ठीक है, बताओ, कोई हमने सीक्वेंस लिया, कोई भी सीक्वेंस लिया जेड एन, फॉर एनी सीक्वेंस जेड एन, फॉर एनी सीक्वेंस जेड एन, और जो कि डी से हमने लिया है, तो जेड एन कन्वर्ज करेगा जेड पे, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो किसी क्लोज सेट पे क्या होता है, वो उसके लिमिट पॉइंट्स उसी में आते हैं, तो क्लोज सेट है डी, डी डैश, डी क्लोजर जो है वो क्लोज सेट है, तो जेड एन का जो भी लिमिट पॉइंट होगा वो डी क्लोजर में चला जाएगा, तो मतलब जेड एन क्लोज्ड हो जाएगा, ओके। अब हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन का जो रेंज है वो बाउंडेड है, सपोज मान लो कि फंक्शन का रेंज अनबाउंडेड है, तो एफ ऑफ जेड एन जो होगा वो ग्रेटर देन एन होगा या एम होगा किसी भी नंबर से बड़ा होना चाहिए, अगर हम अनबाउंडेड मान के चलते, मान लो कि इमेज ऑफ एफ जेड इज अनबाउंडेड, सपोज मान लेते हैं कि इमेज ऑफ एफ जेड इज अनबाउंडेड, सपोज इमेज ऑफ, इमेज ऑफ एफ जेड इज अनबाउंडेड, अगर ये अनबाउंडेड है तो, अगर ये अनबाउंडेड है तो डेफिनेटली जो हमने सीक्वेंस बनाया है उसका कोई ना कोई टर्म तो ग्रेटर देन एन होगा ही होगा या एम होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ तक ये लिख सकते हैं अगर हम अनबाउंडेड मानते हैं तो,
बाद में हम क्लेम कर देंगे कि दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन हमारा अनबाउंडेड नहीं हो सकता, सो इसका मतलब है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन बाउंडेड डोमेन पे क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या हमने डिफाइन करा था, हमने डिफाइन करा था जेड एन विच इज कन्वर्जिंग टू जेड। फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक लेके चल रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो गया तो एफ ऑफ जेड एन कहाँ पे कन्वर्ज कर गया, एफ ऑफ जेड पे करेगा, बताओ एफ ऑफ जेड एन कहाँ पे कन्वर्ज कर गया, एफ ऑफ जेड पे। करेगा कन्वर्ज जेड पे। तो एफ ऑफ जेड आ गया ना, मतलब अब तो ये फिक्स हो गया, तुम कह नहीं सकते ना किसी एन से बड़ा होगा। इमेज आ गई ना अब इसकी, इमेज आ गई क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने बात किया एनालिटिक फंक्शन के लिए, पर अगर क्वेश्चन में आता है कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी से ही ये क्लेम हो जा रहा है ना, एनालिटिसिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिफाइन हम कैसे कर रहे हैं, प्रूफ कैसे कर रहे हैं, प्रूफ से भी आइडिया मिलता है, प्रूफ से भी हम बहुत कुछ बता पाते हैं ना। लाइक हम जो काम कर रहे थे पहले उसमें हम सीआर इक्वेशन यूज कर रहे थे, हार्मोनिक फंक्शन जो हम या उससे पहले भी जो यूज कर रहे थे उसमें सीआर इक्वेशन यूज कर रहे थे और उसके हेल्प से बता पा रहे थे कोई भी चीज़। तो वहाँ पे एनालिटिसिटी की जरूरत नहीं है, वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी की जरूरत नहीं है। बस अगर वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स वो भी होल्ड करेगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार जीरो वन समथिंग जो भी आ रहा है वहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे भी बस कॉन्टिन्यूटी यूज हुई है ना, बाउंडेड फंक्शन यूज हुआ है, बाउंडेड डोमेन यूज हुआ है। बाउंडेड डोमेन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमारा जो इमेज आएगा वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि ग्रेटर देन एन वाला कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इमेज ऑफ एफ जेड भी क्या हो गया, इज बाउंडेड। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है बाउंडेड डोमेन पे तो उसका इमेज भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, बोलो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, अब एक चीज देखो, हार्मोनिक कॉन्जुगेट की जो हम बात कर रहे थे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इज ऑलवेज। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा नो। तो कब कब हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट बना सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास कोई एक पार्ट गिवन हो और दूसरा पार्ट मतलब यू गिवन है हार्मोनिक, वी गिवन हो हार्मोनिक, तो हम कैसे उसका दूसरा पार्ट बना सकते हैं ना। तो एवरी हार्मोनिक फंक्शन, एवरी हार्मोनिक फंक्शन यार इक्वेशन का यूज करके बना सकते हैं, पर कब बना सकते हैं, वो प्रोसेस है बनाने का। ठीक है, एवरी हार्मोनिक फंक्शन ऑन, अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक हो जाए सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे, देन उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेगा।
मतलब इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होनी चाहिए, सो इट्स कॉल्ड सिंपली। और कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया, तो डोमेन हमारा कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, क्या तरीका है फाइंड करने का। मान लो कि यू गिवन है हमारे पास, टू फाइंड वी, हमें वी फाइंड करना है फॉर गिवन यू, किसी गिवन यू के लिए। ठीक है, तो क्या स्टेप लेंगे। सबसे पहला स्टेप, मिलने थॉमसन मेथड जो है ना वो बहुत इजी नहीं पड़ता है, मुझे नहीं लगता वो इजी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा अवॉइड करना, मिलने थॉमसन मेथड आता है बहुत अच्छी बात है, आता है तो अप्लाई करो, अदरवाइज उसको अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट है कि फाइंड करो यू एक्स और यू वाई, क्योंकि यू तुम्हारे पास है तो यू एक्स एंड यू वाई को फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो जिसको ईजी लगता है वो यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। यू एक्स एंड यू वाई फाइंड करो। ठीक है, ओके। देन दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि अगर v हमें फाइंड करना है तो v क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर यू एक्स को डी वाई के रिस्पेक्ट में एन प्लस फाइव ऑफ एक्स। डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इसलिए फाइव ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट ला रहे हैं। ठीक है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो फाइव ऑफ वाई लाते हैं। और थर्ड यूज करेंगे देन सी आर इक्वेशन, यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स टू फाइंड फाइव ऑफ एक्स। अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर मान लो तुम्हें गिवन हो टू फाइंड यू, यू फाइंड करना हो फॉर गिवन वी, इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता, ये बस मैं लिखवा दे रहा हूँ स्टेप्स के लिए कि अगर नहीं अप्लाई करने पा रहे हो तो स्टेप्स से अप्लाई कर लो। फाइंड करो v गिवन है, वी एक्स एंड वी वाई फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें u चाहिए होगा, कोई भी एक को पकड़ लो, वी वाई को पकड़ लिया तो डी एक्स प्लस फाइव ऑफ एक्स आएगा, फाइव ऑफ वाई आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये सेकेंड स्टेप। और थर्ड में यूज़ कर लो सी आर इक्वेशन, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी ऑफ एक्स टू फाइंड, एक ही से फाइंड हो जाएगा फाइव ऑफ वाई। ओके, एंड देन जब आ जाएगा तो हम उसको लिख देंगे एफ जेड इज इक्वल्स टू, एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, जो भी गिवन होगा, जो भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं, अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट गिवन है तो देखो इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन से क्लियर करते हैं कि एफ जो है, एफ बी है हार्मोनिक फंक्शन, एफ बी है हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी, हार्मोनिक फंक्शन, फंक्शन ऑन सी। ठीक है, और जी गिवन है हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आयोट माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई। एच गिवन है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई। देन ये बताओ कि कौन सा एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जी एंड एच आर बोथ एनालिटिक, एच आर बोथ एनालिटिक, ये दोनों क्या है, एनालिटिक हैं। बी ऑप्शन जी इज एनालिटिक, जी इज एनालिटिक बट नॉट हार्मोनिक, बट नॉट हार्मोनिक। सी ऑप्शन एच इज एनालिटिक, एनालिटिक बट नॉट जी, और डी ऑप्शन नाइदर, नाइदर या नन।
चलो ये थोड़ा इजी नहीं है, इसको होमवर्क में डालता हूँ, ठीक है। ट्राई करना है इसको, अगर मैं बता दूंगा फिर तो यूज़ नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एक्चुअली ये नेट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ट्राई करना है इसको खुद से। कोई फंक्शन गिवन है सी से सी पे, और ये एनालिटिक है, ये एनालिटिक है, ठीक है। और एफ जेड जो है वो है यू प्लस आयोटा वी। देन बताना है कौन सा ट्रू होगा। पहला ऑप्शन यू ऑफ एक्स एक्स प्लस वी ऑफ वाई वाई इज इक्वल्स टू 0। दूसरा वी ऑफ एक्स एक्स प्लस वी ऑफ वाई वाई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे यू कर लो। थर्ड ऑप्शन यू ऑफ एक्स वाई माइनस यू ऑफ वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन यू ऑफ एक्स वाई प्लस यू ऑफ वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसमें बताओ कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, दोनों जगह यू है, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखो इक्वल हो जाएगा, ये हम जानते हैं फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा उससे, है ना। यू इसको लिख सकते हो तुम, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स माइनस ऑफ यू ऑफ एक्स वाई, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा आंसर। और डी ऑप्शन गलत है, मतलब लास्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, फोर्थ ऑप्शन। तो ये पूछा गया सी एस आई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कोई एनालिटिक फंक्शन है, एफ इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ इज एनालिटिक फंक्शन, एफ इज एनालिटिक फंक्शन, ओके, सच दैट यू वाई वाई है, ठीक है, यू ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई। आई नो कन्फ्यूजन हुआ होगा, ये है, ठीक है। एफ इज एनालिटिक फंक्शन सच दैट the real part of derivative of z is equals to 2y and f of 1 plus iota is equals to 2। देन हमें बताना है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होगा। इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन -2xy, सेकेंड ऑप्शन 2 ऑफ एक्स वाई, थर्ड ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, डेरिवेटिव गिवन है रियल पार्ट का, और फंक्शन गिवन है 1 प्लस आयोटा पे, और फिर हमें फाइंड आउट करना है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, थोड़ी देर एक एक मिनट।
ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। ओके, सी इज आंसर आ रहा है ना, मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या है, रियल पार्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2y, है ना। मतलब डेरिवेटिव ऑफ अगर हम z करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ux प्लस वी वाई, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। और जब हम रियल पार्ट ऑफ एफ जेड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यू एक्स आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ जेड क्या होता है हमारे पास, यू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वी एक्स होता है। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड अगर हम करेंगे, रियल पार्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जेड अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ एक्स। तो यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2y है। यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2y है। ओके, तो इमेजनरी पार्ट चाहिए। तो यू ऑफ एक्स अगर 2y है तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, है ना, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया वी वाई में, तो वी वाई इज इक्वल टू 2y। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे वी वाई को जो हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स में आएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वी वाई को हमने इंटीग्रेट किया एक्स के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर 2y डी वाई, लेकिन कांस्टेंट भी आएगा ना, और कांस्टेंट जो आएगा वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा ना, वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। यहाँ तक ठीक है, बताओ, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, मतलब वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो ट्रू होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, ये नहीं हो सकता, यही करेक्ट होगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स भी सही है ना। तो ये भी आंसर करेक्ट होगा, तो सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, इज नॉट रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। कौन सा रियल पार्ट नहीं होगा एनालिटिक फंक्शन का। फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन cos x into cos hyperbolic y, थर्ड ऑप्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन x प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कर लोगे, मतलब जो भी हार्मोनिक नहीं बनेगा वो हो जाएगा, ये तो हार्मोनिक बन जाएगा, ये भी हार्मोनिक बन जाएगा, देख लेना। तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, है ना, वी तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो हार्मोनिक बन जा रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो सकता है रियल पार्ट। ठीक है, इसमें देख लोगे यू एक्स एक्स से देख लेना, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और कॉस में कोई दिक्कत नहीं होता, हाइपरबोलिक में कोई दिक्कत नहीं होता, वाई वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सिंपली आ जाएगा
एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो साइन हाइपरबोलिक वाई, एंड साइन हाइपरबोलिक वाई को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो ये कॉस हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा। तो यू ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई करोगे तो आ जाएगा 0। मतलब ये भी हमारा बन सकता है, ये भी हमारा बन सकता है। तो ये दोनों सही आंसर है, पर हमें चूज़ करना है विच इज़ नॉट। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। सो एक्स के रिस्पेक्ट में करो, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा बताओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा लेंदी हो रहा है, इंटू 1 माइनस एक्स करेंगे, देन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, देन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आके वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन +1। तो ये आ गया हमारे पास u ऑफ एक्स। u ऑफ एक्स एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x। करके देख लेना, हो जाएगा ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, देखना ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ठीक है, करके ट्राई कर लेना, ये जो होगा ये सेटिस्फाई कर लेगा u ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई। ये गेट का क्वेश्चन है। मेन तो ये चेक करना है जो हार्मोनिक होगा, जो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन, कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं। कंसीडर द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v और on z minus iota is less than 1. f is analytic, fz is analytic, fz is analytic, then u equal to real part है ना, u equal to first option x square plus y square, second option e raised to the power xy, third option e raised to the power x square minus y square, and fourth option log of x square plus y square. बताओ क्या हो सकता है। एफ जेड एनालिटिक गिवन है मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा लेस देन 1 में। सॉल्व कर रहे हो ना, तुक्का तो नहीं मार रहे। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 2 इज इक्वल्स टू -2, ये गलत है, हार्मोनिक नहीं बन रहा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, u ऑफ एक्स एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई, एंड u ऑफ वाई वाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई। तो ये ज़ीरो नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अगर मान लो रियल पार्ट बन रहा है तो u ऑफ एक्स एक्स क्या होगा हमारे पास, ये होगा ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। देन अगर u ऑफ एक्स करें, u ऑफ एक्स करें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ओके, u ऑफ एक्स एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाहर, देन x को रखा, इसको डिफरेंशिएट करा तो टाइम 2 ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर रखा और इसको डिफरेंशिएट किया तो 1, 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। u ऑफ वाई वाई करते हैं, u ऑफ वाई वाई क्या आ जाएगा, u ऑफ वाई वाई ऐसा कुछ हो जाएगा कि ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर बाहर
-2 टाइम्स ऑफ वाई ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यू ऑफ वाई वाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे करेंगे -2 बाहर ले लेते हैं, वाई रख लिया -2 वाई ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1। तो यू वाई वाई हमारे पास क्या आ गया, -2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स -2 वाई स्क्वायर प्लस 1 ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। आंसर तो नहीं आ रहा थर्ड, यू ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई करो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉमन कॉमन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस है ना, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये माइनस अंदर चला जाएगा और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कैंसिल, तो ये तो नहीं आ रहा ज़ीरो। कैसे आया तुम लोगों का बताओ हार्मोनिक, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इससे तो मैं बोला कि तुम लोग चेक नहीं करते हो, तुक्का लगा रहे हो, चेक कर लिया करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सही आंसर आएगा इसका। डी करेक्ट आंसर है। क्यों आंसर सही है, क्योंकि देखो तुम ये भी जान रहे थे कि जब हम लॉग जेड का डिफाइन करते हैं तो लॉग जेड देखो यहाँ पे क्या डिफाइंड हो रहा है, मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज लेस देन 1, है ना, तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, सो मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज लेस देन -1 एंड देन लेस देन 1, तो इसका मतलब माइनस आयोटा -1 लेस देन जेड इज लेस देन क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस आयोटा, है ना, मतलब जेड कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है, इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है जेड। सोच के देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है 1 प्लस आयोटा इज समथिंग हियर यहाँ पे, और -1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, -1 माइनस आयोटा यहाँ पे आ रहा है, -1 प्लस आयोटा, ओके, -1 प्लस आयोटा होगा। ठीक है, तो -1 प्लस आयोटा इज बिकम्स हियर, तो जेड यहाँ पे लाई कर रहा है, जेड यहाँ पे लाई कर रहा है, लॉग जेड क्या होता है, एनालिटिक होता है ना, इस रीजन को छोड़ के बाकी सब जगह लॉग जेड एनालिटिक होता है, इस जगह पे छोड़ के नेगेटिव रियल एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा फंक्शन लॉग जेड एनालिटिक होगा ना, तो जब लॉग जेड का रियल पार्ट लिखते हो तो क्या लिखते हो, लॉग ऑफ मॉड जेड ही तो लिखते हो ना, और लॉग ऑफ मॉड जेड क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो देखते ही ट्रू हो गया आंसर। बताओ ठीक है, ट्राई कर लिया करो थोड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट u and v be two harmonic function, be two harmonic function, two harmonic function एग्जाम में तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जब भी एग्जाम में लिखोगे ना, जब भी आंसर करोगे एग्जाम में, कोई क्वेश्चन तुमको आता भी है ना तो उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करोगे, एक एक मिनट एक्स्ट्रा दोगे उसमें, 1 मिनट नहीं भी तो कम से कम थोड़ा तो एक्स्ट्रा दोगे, कि कंफर्म वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, कंफर्म वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए चाहे उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, जो टाइम होता है ना वो सफिशिएंट होता है, जो टाइम होता है वो सफिशिएंट होता है अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करा है, अगर तुमने अच्छे से चीज़ को सीखा है तो। ठीक है, सफिशिएंट होता है, एग्जाम्पल्स तुमने अच्छे से करे हैं, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करी है तुमने, डायरेक्ट वाला जो व्यू है वो यहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे भी करेंगे डायरेक्ट वाला व्यू, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली करेंगे ताकि वहाँ पे जो क्वेश्चन सही होने वाले हैं वो गलत नहीं हो।
ठीक है, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सही वाले आंसर को गलत करके आते हैं, विच इज़ बैड। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम और ले लो, लेकिन उसको परफेक्टली करेक्ट करो ताकि आपका वो मार्क्स तो बच जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 3 मार्क्स गया और साथ में 1 मार्क्स नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब 4 मार्क्स चला जाएगा एक क्वेश्चन में। अगर तुमने 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा दिए तो -4 की जगह तुमको +3 मिल जाएगा। 7 मार्क्स का बेनिफिट है देखो तो। ठीक है, तो इसलिए 30 सेकेंड्स 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया करो, अच्छे से उसको रीचेक कर लिया करो कि हाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो रीचेक कर लिया करो। ठीक है, अदरवाइज कॉन्फिडेंट हो तो कोई बात नहीं। हार्मोनिक फंक्शन ऑन अ डोमेन डी, on a domain D, then first u plus v is harmonic, u plus v is harmonic in D. Second, u minus v is harmonic in D. Third, u into v is harmonic in D. ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अल्फा यू प्लस बीटा बी इज हार्मोनिक इन डी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें ये बताओ। ठीक है, एनालिटिक का देखो हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, एनालिटिक्सिटी डिफरेंशियबिलिटी का हमने पोर्शन कवर कर लिया है, लाइक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी कुछ पोर्शन जो बचे हैं वो सारे पोर्शन कंप्लीट होंगे आफ्टर टेलर सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिलहाल के लिए हम एक सिंपल सा टॉपिक उठा लेते हैं, लाइक हम सिंगुलैरिटी करेंगे अब नेक्स्ट में, और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार सिंगुलैरिटी पढ़ लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करने में हमको ज़्यादा आसानी मिलेगा, है ना। एक बार कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वैसे पहले डिफाइन होता है बुक में, और फिर बाद में सिंगुलैरिटी डिफाइन होती है। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, हम पहले सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे, देन बाद में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और उसके बाद रेसिड्यू वगैरह सब ऐसे ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, और रेसिड्यू के बाद फिर टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, फिर डिफाइन करेंगे सिंगुलैरिटी जो होगा। ये क्वेश्चन को बताओ जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक कौन कौन से होंगे, यू और वी हार्मोनिक फंक्शन है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो उसमें। देखो इसको ट्राई करते हैं, अल्फा यू प्लस बीटा वी। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, अल्फा यू प्लस बीटा वी को। तो हार्मोनिक होने के लिए क्या चाहिए, टाइम्स ऑफ एक्स एक्स प्लस टाइम्स ऑफ वी वी वाई वाई, यही कैलकुलेट करना है। तो अल्फा बाहर आ जाएगा और यू ऑफ एक्स एक्स होगा, प्लस बीटा बाहर आ जाएगा, देन वी ऑफ एक्स एक्स होगा, प्लस अल्फा बाहर हो जाएगा यू ऑफ वाई वाई, बीटा बाहर हो जाएगा वी ऑफ वाई वाई। ठीक है, उसके बाद अल्फा जो है वो कॉमन ले लेंगे, यू ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई, और बीटा को कॉमन ले लेंगे, देन वी ऑफ एक्स एक्स एंड प्लस वी ऑफ वाई वाई। और यहाँ पे u और v दोनों क्या है हमारे पास, हार्मोनिक फंक्शन है। तो अल्फा टाइम्स ऑफ जीरो प्लस बीटा टाइम्स ऑफ जीरो, इसका मतलब ये आ गया जीरो।
तो अगर कोई दो फंक्शन हार्मोनिक है तो उसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, हार्मोनिक होगा। दैट मीन्स 4 करेक्ट, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है 2, फर्स्ट भी लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो 1 2 4 और 3 जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 3 इन जनरल नहीं प्रूव कर सकते हो तुम इसको। ठीक है, बताओ कोई डाउट रह गया हो तो। थोड़ा सा सिंगुलैरिटी पढ़ लेना। बी बी तो मैंने बनाया नहीं, देखो फोर्थ के हेल्प से मैंने सबको सही कर दिया है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, अल्फा 1 बीटा -1 ले लो, कुछ भी ले लो, सही हो जाएगा ना। सिंगुलैरिटी थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, वी विल डिस्कस सिंगुलैरिटी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी, और जो रह जाएंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिंगुलैरिटी फिर करते हैं, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।